हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत मजेदार टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक दिख ही रहा होगा, स्टेशियोमेट्री एंड स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आज अपन इसमें क्या देखेंगे सर? पहली बात तो नाम सुन के आधों को डर लगने लगता है कि सर क्या बला ले आए हो आज आप। क्या बला का नाम है स्टेशियोमेट्री, स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और मैं आपको फैक्ट बोलता हूं, स्कूल वाले भी यही काम करते हैं। अगर कभी पेपर टफ बनाना या पेपर में बच्चों को डराना, इसके क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन है बहुत लल्लू, इतने लल्लू सा टॉपिक है ना इसके अंदर। अभी अपन देखेंगे, बहुत ही फर्जी टॉपिक है, मतलब कोई मतलब का ही नहीं है ये अपन। ठीक है, क्योंकि अपन इधर पे बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, अपन बेसिक्स से पढ़ के आए। और इसमें भी वही होगा, मोल, मास, नंबर, पार्टिकल, वॉल्यूम, बस एक दूसरे में कन्वर्ट करते चलेंगे, काम खत्म, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, बस बने रहिए यहां पर। यहां आपको कोई भी टॉपिक दिक्कत देने वाला नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होते कि भैया ऊपर से बाउंसर निकाल दें। उसको पकड़ के जो ऊपर से बाउंसर जा रही है उसको यहां डालने का काम मेरा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको लगने वाला एकदम लल्लू भाई, है ना, छोटू भाई की तरह। अपन ऐसे समझ रहे हो आप, एकदम हाथ डाल के बैठ जाएंगे तो भी ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको बने रहना एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्या है इसके अंदर, क्या होती है स्टेशियोमेट्री, नीड क्या है, कैसे आई, किसके बाद आई, ये आज सारी कहानी देखने वाले। सारा बही खाता स्टेशियोमेट्री का आज अपन देखेंगे, है ना। तो पहले के लेक्चर्स देख रहे होंगे बराबर। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टकाटक समझ में आया क्या नहीं? एक नंबर, ठीक है। चलिए, तो बाकी फिर अटेंडेंस का खेल खेल लेते हैं एक बार। चलिए, तो फटाफट लगा दीजिए और आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशियोमेट्री। चलिए, पेन सिलेक्ट कर लें। पहले उनने बोल दिया पेन गलत सिलेक्ट करके बैठे हो आप यार। ठीक है, चलो ये लो, अब तो ठीक है। स्टेशियोमेट्री क्या होता है उसको देखने वाले हैं। तो सर सबसे पहली बात तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ तो बताएगा अपन को, नहीं बताएगा तो फिर अपन बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। स्टेशियोमेट्री वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट तो है, ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की मदद से ही हम स्टेशियोमेट्री को फाइंड आउट और सारे काम करते हैं। इज दैट व्हेन इट इज रिटन इन द बैलेंस्ड फॉर्म। सर इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपको पहली बात तो कभी वो क्वेश्चन देगा तो एक आपको रिएक्शन दे देगा। अगर उस रिएक्शन को आपने बैलेंस नहीं किया, क्या नहीं करा सर? बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं किया तो आप सर फोड़ लो, दूसरे का सर फोड़ दो, किसी का भी सर फोड़ दो, आप कभी भी स्टेशियोमेट्री के कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया, आप गलत जा रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो पहले तो केमिकल रिएक्शन आएगी, उस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। उसके बाद देखते हैं स्टेशियोमेट्री क्या। इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है? रिलेशन, फिर रिलेशन। कहोगे सर हर क्लास में तो आप रिलेशन ला रहे हो, पहले मोल मोल के रिलेशन, फिर इंपेरिकल मॉलिक्यूलर के रिलेशन, और उसके बाद फिर अब आप ले आए क्वांटिटेटिव रिलेशन। तो भाई अब मैं क्या करूं यार? ठीक है, पूरे चैप्टर में ही रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं थोड़े से रिलेशन और सही। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में सर? वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। अब ये क्या बोल दिया? मतलब सर जैसे कि एक रिएक्शन हुई है, रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इन रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन? क्वांटिटेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन की बात कर रहा हूं? क्वांटिटेटिव रिलेशन के बीच में। इन्हीं दोनों के बीच में पढ़ना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। उसी को अपन को देखना है, क्या? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखनी है। किसके टर्म्स में? सर मोल्स के टर्म्स में, सर मास के टर्म्स में, सर मॉलिक्यूल के टर्म्स में, और सर वॉल्यूम के टर्म्स में। उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टेशियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशियोमेट्री। मतलब इनडायरेक्टली सारी चीज भूल जाओ, पहले तो रिएक्शन उठाओ, रिएक्शन को बैलेंस करो, कर लिया। अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ कौन सा रिलेशन? क्वांटिटेटिव रिलेशन देखना है। किसके टर्म्स में? या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बीच की कोई बात हो रही होगी, या तो इनके मोल्स के बीच की कोई बात हो रही होगी, या तो इन दोनों के वॉल्यूम के बीच की कोई बात हो रही होगी, या तो इनके पार्टिकल्स के बीच की कोई बात हो रही होगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेशियोमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे सर? उसी को हम स्टेशियोमेट्री कहेंगे। हमने कहा ठीक है सर लेकिन मास की बात करने की बात कर रहे हो तो सर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास तो बराबर होगा। हमने एक लॉ पढ़ा था भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देने वाले साइंटिस्ट का नाम जरा कमेंट में तो दे दीजिए जरा, मैं भी तो देखो कितना याद है आप लोगों को। जल्दी दे दो फटाफट कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? जल्दी फटाफट एकदम।
ठीक है। तो फिर सर कौन से रिलेशन की आप बात करो, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर कि आपको चीजें पता हैं। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, बैलेंस भी कर लेता हूं, चलो ये बैलेंस कर ली, ठीक है। अभी कुछ मेरे को पता नहीं था तो मैंने ऐसे ही लगा के बैलेंस बना लिया इसको, ठीक है। अब आपने ये बोला सर इन रिएक्टेंट का जो मास होगा और इस प्रोडक्ट का जो मास होगा वो बराबर होगा, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर क्या मास मास रिलेशन निकालो, मैंने कहा अच्छी बात है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजूद पे ही तो ये स्टेशियोमेट्री बाद में आई। अब ये क्या कहती है, अब आप समझो, ये कहता है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ए का कुछ मास है, अब आप ए के मास की मदद से बताइए यहां पर सी का कितना मास बनेगा और डी का कितना मास बनेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था कि ये मास इसके बराबर होगा, दैट्स इट, करेक्ट बात है। लेकिन स्टेशियोमेट्री आपको ये बताएगी वन ऑफ द रिएक्टेंट की मदद से कि आपके प्रोडक्ट के किसी भी कोई भी वन ऑफ द प्रोडक्ट का मास क्या होगा, मोल क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, सब चीज बताएगी। कौन बताएगा? स्टेशियोमेट्री। ये कैलकुलेशंस करना है, ये नहीं कि इसका मास बराबर, ये तो खेल लिया हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं, कोई वन ऑफ द रिएक्टेंट या वन ऑफ द प्रोडक्ट की, सॉरी, वन ऑफ द रिएक्टेंट की मदद से जो भी प्रोडक्ट्स वहां बन रहे होंगे वो किस क्वांटिटी में मिल रहे हैं, कितना मास मिल रहा है, कितना मोल मिल रहा है, कितना वॉल्यूम मिल रहा है, वो कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो यही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, और इसी को नाम दिया जाता है स्टेशियोमेट्री। क्या कहा जाता है? स्टेशियोमेट्री। अब जैसे यहां देखें आप, इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो इसको अपन 1 मोल मान लेते हैं। सिंपल सी चीज लिख रहा हूं। इसको क्या मान लेते हैं? 2 मोल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 3 मोल मान लेते हैं। और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये कितना मान लेते हैं? 1 मोल। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखना है? ध्यान से देखो कि 1 मोल ऑफ ए, क्या बोला मैंने? 1 मोल ऑफ ए कितना सी बनाता है? 3 मोल ऑफ सी बना रहा है। और कितना डी बना रहा है? 1 मोल ऑफ डी बना रहा है। तो ये कैलकुलेशन हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ए कितना सी तैयार कर रहा है? 3 मोल ऑफ सी तैयार कर रहा है और 1 मोल ऑफ डी बना रहा है। यही अगर मैं बी की बात करता तो भैया 2 मोल ऑफ बी मिलके 3 मोल ऑफ सी बना रहा है और 1 मोल ऑफ डी बना रहा है। सर ये तो बहुत इजी बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आपने बस रिएक्शन को बैलेंस करा और बस मोल के फॉर्म में लिख दिया फटाफट कि ये इतना बना रहा है, ये इतना बना रहा है, या फिर ये इतना बना रहा है, या फिर ये इतना बना रहा है। बस यही होती है स्टेशियोमेट्री। बस अब क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो बोलेगा भैया इसका मास दे देता हूं मैं आपको कुछ, इसका मास निकाल के बता दो, या फिर मैं इसका मोल दे देता हूं, आप इसका मोल निकाल के बता दो। और जरूरी नहीं है इसी का दे, इसका भी दे सकता है। हम बात करेंगे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का आपको मास या वॉल्यूम या ये सब दे देगा और बोलेगा रिएक्टेंट का निकाल के बताओ। किसका बताओ? रिएक्टेंट का। तो कैसे निकालोगे? तो पॉइंट समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? स्टेशियोमेट्री मींस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इनके बीच की है। ठीक है, किसके टर्म्स में? या तो मास से मास निकालने की, या तो वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालने की, या तो फिर मोल से मोल निकालने की, या तो पार्टिकल से पार्टिकल निकालने की। सेम नहीं, कभी हो सकता है गेम भी खेल दे। कैसे? मोल दे दे और बोलेगा कितने मास बनेगा निकाल के बताओ, या मास दे दे कितना मोल बनेगा निकाल के बताओ। तो भैया सब निकाल लेंगे, क्योंकि हमने कई रिलेशन पढ़ लिए पहले। हमें अगर कहीं पे मोल मिल जाता है तो मोल को मैं मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, मोल को मैं वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और मोल को पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। 3 रिलेशन पढ़ के आया हूं मैं, भरे हुए हैं मेरे जेम वेम, सब रिलेशन ही रिलेशन है, इतने रिलेशन पढ़ लिए मैंने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है स्टेशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टेशियोमेट्री का काम क्या होता है, स्टेशियोमेट्री अपन करेंगे कैसे। तो अब ये स्टेशियोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे अपन क्वेश्चंस में, जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया स्टेशियोमेट्री का काम क्या है, स्टेशियोमेट्री करेगी क्या। तो एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, अब चाहे वो मास का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, चाहे वो मोल का हो, या मास वॉल्यूम का हो, या फिर वॉल्यूम मास का हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसको हटा दूं थोड़ा। और मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं,
थ्योरी में इतना क्लियर नहीं होगा जितना क्वेश्चन में होगा, और थ्योरी पूछता भी नहीं है, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। बस क्या आने वाला है? क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए जरा। अच्छा, अब ये क्या आ गया सर? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड। ये क्या? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड मतलब सर जब एक ही रिएक्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी सर। अब आप बोल रहे हो आसान नहीं है, अभी आप बोल रहे तो आसान है। अरे मैंने कहा था आसान ही है भाई, लेकिन कहना क्या चाहता हूं वो तो समझो। अब जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, अब अगर सिंगल रिएक्टेंट होता तो यहां पर एक ही रिएक्टेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, एक से कई रिएक्टेंट हो सकते हैं। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसका गिवन डाटा से एक ही रिएक्टेंट का दिया जाएगा। क्या बोला मैंने? आपको जो गिवन डाटा होगा वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का दिया जाएगा, और कहेगा इस रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट में सी निकाल के बताइए और डी निकाल के बताइए। पॉइंट समझ पा रहे हो? एक रिएक्टेंट की कुछ वैल्यूज दे देगा इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, और अगर गैसियस फॉर्म की रिएक्शन हुई तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और आपसे बोलेगा सी और डी का निकाल के बताइए। आप सी डी का मोल्स भी मांग सकता है, सी डी का मास भी मांग सकता है, सी डी का वॉल्यूम मांग सकता है, अगर कौन सी रिएक्शन है, गैसियस फेज में रिएक्शन है तो। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब ए अपन को उसने दे दिया और आपस से क्या मांग लिया? सी और डी। लेकिन सर एक बात बताओ, बी भी तो होगा ना? मैंने कहा डैम श्योर होगा, लेकिन उस क्वेश्चन वाले ने बोला बी पे बात मत करना, बी नहीं देना मेरे को, जो करना है कर लो, ए दे रहा हूं, बस काम करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना। मैंने कहा कर लेंगे ना भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो बात ये हो रही कि जब भी आपके पास एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रोडक्ट का गिवन डाटा हो और उसकी मदद से बाकियों का निकालना हो, तो उसको कहते हैं सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर जो सिंगल रिएक्टेंट की बात लिखी है उसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति का आपको डाटा दे दिया जाएगा। मान लो इसका मास दे देगा वो आपको कुछ, और बोलेगा सी का मास निकाल के बताइए, सी का मास निकाल के बताइए, या फिर डी का मास निकाल के बताइए। ठीक है, मतलब एक गिवन डाटा दे दिया और आपसे कई गिवन डाटा मांग लिए गए। गिवन डाटा नहीं, कई आपसे डाटा मांग लिए गए, एक देने के बाद बाकी। तो जब एक दिया वो क्या था? रिएक्टेंट था, और एक ही रिएक्टेंट का डाटा दिया था, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड। क्या नाम दिया है सर अपन ने? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड। क्लियर है? पक्का? अब मान लो वो अगर जो सिंगल रिएक्टेंट था उसका उसने क्या गिवन करा है? मुझे मास गिवन करा है। क्या गिवन करा है बेटा? मास। और मांगा जो है सी और डी का, वो भी मुझसे मास मांगा है। क्या मांगा है? मास। की मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा वो निकाल के बताइए। मतलब मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है और मास ऑफ प्रोडक्ट्स मांगा है उसने। तो क्या हुआ? मास मास का रिलेशन आ गया ना, मास देके मास मांग रहा है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं मास मास रिलेशन। पढ़ो, मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन। या तो एक रिएक्टेंट या तो एक प्रोडक्ट उसका मास दे देगा और दूसरे का आपसे मांग लेगा, एंड द मास ऑफ सम अदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। मास देके दूसरे का मास मांग ले तो उसको क्या कहेंगे अपन? मास मास रिलेशनशिप। क्लियर हुई यहां तक बात? अब मानो जैसे कि अरे मान ही नहीं रहा ये भी। ठीक है, मान लो उसने मास दे दिया और आपसे बोला इस सी का वॉल्यूम बताइए। क्या बताइए सर? वॉल्यूम बताइए। पॉइंट समझ रहे हैं? मास दे दिया और क्या मांग लिया? वॉल्यूम। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को कहते हैं सर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहते हैं उसको अपन? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सर उल्टा भी हो सकता था, वॉल्यूम दे देता और मास मांग लेता। तो कान यहां से पकड़ो या चाहे आप यहां से पकड़ो, कान कान ही होता है। वैसे यहां पे भी वही है, मास वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम मास रिलेशन, बात एक ही होगी कि अगर मास दे दिया और वॉल्यूम मांग लिया या वॉल्यूम देके मास मांग लिया तो उसको किस तरीके का रिलेशन में काउंट करेंगे? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहेंगे सर उसको? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आइए जरा क्या बोलता है, मास या वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन। एक किसी भी गिवन रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम दे दिया जाएगा और अदर का आपसे कैलकुलेटेड करवा लिया जाएगा। कितना सिंपल है।
जब मास दिया था, मास मांगा था, तो मास मास रिलेशनशिप, और जब मास देके वॉल्यूम मांग लिया या वॉल्यूम देके मास मांग लिया तो क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, और कर लोगे सर, कोई टफ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। थर्ड, सर नाम पे ही दिख रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब ये रिएक्शन होगी गैसियस फेस में, और एक वॉल्यूम दे देगा, दूसरा वॉल्यूम मांग लेगा, खत्म। क्या बोला, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक वॉल्यूम दे देगा और दूसरा वॉल्यूम आपसे मांग लेगा, मतलब एक रिएक्टेड का वॉल्यूम दे देगा और बोलेगा कि अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनका वॉल्यूम निकाल के बताइए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बस खत्म, कितना आसान था ये तो बात समझ पा रहे हैं। मास मास एक जैसी दिख रहे हैं, एक ही संगति वाले लोग हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम एक जैसी संगति वाले लोग हैं, मास वॉल्यूम यही थोड़े तिरछे लोग हैं, दो लड़ाकू विमान। ठीक है, तो मास वॉल्यूम अलग हो गया बस, और मास मास सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम। सर मैं तो आपको कहता हूं आप कुछ मत करना, आप तो मोल में निकालना। जब भी क्वेश्चन आए आप पूरे रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेना, मोल्स में। आपके जो भी दिया हो, मास में दिया उसको मोल में पहुंचा लो, क्योंकि अगर आप मोल से मोल में ले जाओगे ना सर, मोल सब जगह जा सकता है, मोल मास में भी जा सकता है, मोल वॉल्यूम में भी जा सकता है, और मोल्स पार्टिकल में भी जा सकता है। तो मोल को मत छोड़ना सर। मैंने आपको कहा था वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखा था, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों बाहर वालों के साथ, दोनों के साथ इतने सारे रिलेशन बना लिए थे कि अपन भूल गए थे कितने सारे हैं। ठीक है, तो बस याद रखना, ये मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपको मिलेंगे आगे। और मैंने आपको एक चीज कही है सर, इस पे सिर्फ क्वेश्चन आता है, कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है। दूसरी पॉइंट, ये सब इसलिए बता रहा हूं, जब मैं इसके कैलकुलेशंस कराऊंगा तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना रहता है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका अगर मैं बोलूं, अगर आप ढंग से नहीं भी देखोगे ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं, लेकिन फिर भी हर एक चीज को देखते चलने से क्या होता है, दिमाग में थोड़ी बैठी रहती है। जैसे मान लो आज शाम को आप ये लेक्चर देखोगे, आपके सर में सेट हो जाएगा, यार नहीं ऐसे ऐसे बोला था, और कल के लेक्चर में और या फिर आज के लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 15 मिनट बाद पता चलेगा, अच्छा ये मास दिया, मास निकाल रहे हैं, ये वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम निकाल रहा है, अरे वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम निकाल के मास में कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मोल्स की मदद से हो रहा है। तो ये पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब चलता है। बिल्कुल मजेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं जो सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड होते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ये वर्ड यूज क्यों किया सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड? जब एक देके ही मांग रहा था तो उस हेडिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा सर कभी कभी डबल रिएक्टेंट बेस्ड भी आएगा, और वो अगला टॉपिक है। अभी तो सिंगल रिएक्टेंट बेस मतलब एक का देके बाकी का मांग रहा है, कभी कभी ऐसा होगा एक से ज्यादा देगा और फिर किसी और का मांगेगा, उसमें कुछ और लगता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा बाबू। ठीक है, अब तुम्हें गुस्सा होना है तो हो जाओ, रूठना हो तो रूठ जाओ, लेकिन अभी तो इतना ही बताएगा। पक्का, बड़े आगे चलो। तो मास मास रिलेशनशिप हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी। ठीक है, कर लिया, चलिए अब आगे आते हैं। सर जब भी आप इसके क्वेश्चंस को करोगे तो क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, और मैंने आपको कहा था ना ये पॉइंट्स सिर्फ नाम के फॉर्मेलिटी है। जैसे मैंने इंपेरिकल फॉर्मूले के आपको पोस्टुलेट्स टाइप के बताए थे कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आप क्वेश्चंस करते करते सब याद हो जाता है अपने आप। क्या बताएगा ये अपन को जब अपन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, तो मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये बस ऐसा फॉर्मेलिटी टाइप से तो अपन एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो भैया कुछ मत करना, उसकी रिएक्शन लेना और बैलेंस फॉर्म में लिख लेना। किस फॉर्म में लिख लेना सर, बैलेंस फॉर्म में। मान लीजिए यहां पर 2 ले लिया, यहां पर भी 2 ले लिया। जब तक आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे कहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। पहला वाला पढ़ो जल्दी फटाफट, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले तो आपको जो, और एक बात और बोलता हूं, यह मत सोचना कि आपको इक्वेशन दे देगा, वो आपको इक्वेशन देगा वो वर्ड्स के फॉर्म में, आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। तो सर वो 9-10 का कंसेप्ट है, तो जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं इक्वेशन बनाना भी थोड़ा आपको बता दूंगा, और इक्वेशन बताने के बाद उसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे सर, बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैलेंस नहीं करेंगे, सॉरी इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी स्टेशियोमेट्री सही नहीं आ पाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर उसने बोला राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और द रिलेटिव मासेस, ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूला। उसने ये कहा है, देखिए सर क्या करना है,
क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। उसने कहा जब आपने ये रिएक्शन मिल गई तो इसी के नीचे इसके मोल्स लिख लो। मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था, ए है कितना आगे है 2, तो ये हो गया 2 मोल, और इसके आगे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल, और इसके आगे क्या है 2 तो ये हो जाएगा 2 मोल, और इसके आगे की क्या हो गया 1 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 1 मोल। तो सबसे पहले रिएक्शन को इस मोल के फॉर्म में लिख देना, मोल के फॉर्म में लिख लो, इतने में मैं काम करवा दूंगा। नहीं तो आप इसके मास के फॉर्म में भी लिख सकते थे। आप लोग जानते हो ना 1 मोल का मास कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, तो जब उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा उसको ट्वाइस से इंटू कर दोगे तो 2 मोल का मास आ जाएगा। इधर 1 मोल का होगा वो लिख लेना, इधर 2 मोल का होगा वो लिख लेना, इधर 1 मोल का होगा, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा मासेस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मासेस में, और कौन से, ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस में हो जाएगा। ये किस फॉर्म में, मोल्स। लेकिन मैंने कहा मोल्स के फॉर्म में लिखोगे काम हो जाएगा। मोल्स के फॉर्म में एक दो और देख लो, C+O2 क्या होती है CO2, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो कार्बन के आगे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 मोल, ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल, और ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल। तो ये मैं मोल के फॉर्म में लिख रहा हूं, किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, मोल के फॉर्म में। एक और देखो, ये हुआ, बैलेंस करो जरा, ये बैलेंस हो गई क्या नहीं हो गई। अब मोल्स के फॉर्म में लिखो, ये हो जाएगा 2 मोल, ये कितना हो जाएगा 1 मोल, और ये कितना हो जाएगा 2 मोल। दिख रहा है। अब अगर मास के फॉर्म में लिखना था तो मैं लिख देता हूं ये वाली इक्वेशन को मास के फॉर्म में। अच्छा बताओ 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। और CO2 का क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, ये ऊपर वाली 1 मोल, ये मोल के रिस्पेक्ट में लिखी है, और जो नीचे वाली लिखी है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, आपके रिलेटिव मासेस या ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के फॉर्म में। लेकिन अगर से मोल के फॉर्म में भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी फिर आगे जब करेंगे तो अच्छे तरीके से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। पक्का इतना क्लियर है। अगला आओ, अगर गैशियस सिस्टम है, अगर गैशियस सब्सटेंस है तो उस फॉर्म में फिर अपन वॉल्यूम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम। और अगर गैस हो रही है एसटीपी पे चल रहा है, काय पे चल रहा है एसटीपी पे, तो उसको मोल के फॉर्म में लिख लेना ऐसे, और फिर इस मोल को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वॉल्यूम में। 1 मोल कितना होता है याद करो, एसटीपी पे 22.4 लीटर, देखो वही लिखा है, राइट डाउन 22.4 लीटर एज एसटीपी बिलो द फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ 1 मोल। पहले 1 मोल के फॉर्म में लिख लेना। जैसे मान लो ये गैस फॉर्म में थी रिएक्शन, किस में थी, गैस में, तो ये कितना है 2 मोल 1 मोल 2 मोल 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो इसके नीचे आ जाएगा 22.4 लीटर। ये कितने मोल है, 2 मोल है, तो एक का 22.4 लीटर, तो 2 का कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, तो यहां जाता 44.8, यहां भी आ जाता 44.8, और यहां भी आ जाता 22.4 लीटर। बात समझ पा रहे हैं। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे देखूंगा, चलो लिख ही लेते हैं फिर भी। आ जाओ, किसका ले लें अपन, कोई भी ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं। A+2B gives C, ठीक है। पहले मोल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म में, मोल्स। तो मोल्स के फॉर्म में ऊपर यहां 1 है तो ये हो जाएगा 1 मोल, ये हो जाएगा 2 मोल, और ये हो जाएगा 1 मोल। अब अगर ये सब गैस फेज में होती तो यहां भी G लिखा होता, यहां भी G, यहां भी G, मैं G नहीं लिख रहा हूं लेकिन फिर भी। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, तो ये गैस हो जाएगी 22.4 लीटर। अच्छा यहां 2 मोल है तो एक होती है 22.4, तो 2 कितनी हो जाएगी 44.8 लीटर। और यहां पर क्या है 1 मोल है तो ये भी कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर। जैसे नॉर्मल रिएक्शन को मोल और मास दोनों में लिख रहे थे, ऐसे ही इस रिएक्शन को मोल और वॉल्यूम दोनों में लिखेंगे। और मैंने कहा अगर वॉल्यूम में नहीं लिखना, मास में नहीं लिखना, छोड़ दो, आप तो मोल में लिख लेना बस, बाकी मैं देख लूंगा। और अगली क्लास के बाद आप भी देख लोगे कि मैडम बोल रही थी ना बहुत टफ है, हमारे मास साहब बोलते थे ना भाई इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। बोला सर इतनी लल्लू सी चीज तो हमने एक बार लगा दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट बेस के साथ पढ़ रहे थे तभी 1 नंबर हो गई थी हमारी, है ना। हिला देना एकदम, गरिया देना पूरा क्लास के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब थोड़ा हौश पौश दिख रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। फटाफट ले लो जल्दी, हो गया। चलिए तो फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। बस एक बार आपने वो रिएक्शन लिख ली मोल्स के टर्म में, मास के टर्म में, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम के टर्म में, बस उसके बाद कौन सी मेथड लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा दो।
जैसे ही आप यूनिटरी मेथड लगाओगे सर जी आपका लल्लू सा क्वेश्चन हो गया है खत्म, बोले तो निपटा दिया आपने। बस यही तो है स्टेशियोमेट्री। क्या दिक्कत थी, क्यों इतना डर के भागते थे? कुछ लोग बोलते थे सर वो तो ऐसा टॉपिक है ना सर ऊपर से चला जाता है, जब क्लास में चालू होता था मैं तो सो जाता था, मैं तो उस दिन छुट्टी मार लेता था। क्यों भाई? और अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको चीजें बताई क्या क्या देखेंगे, और अगली क्लास में देखिएगा इतना इजी है ना क्या बोलूं। ठीक है, तो ये था क्या स्टेशियोमेट्री होती क्या है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक इसी के बाद चालू करने वाला हूं बस मैं, आगे जो बढ़ेंगे अपन वो है स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्या है? स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और उसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक अपन ने देखा है कि क्वेश्चंस में क्या प्रोसीजर बना के अपन आगे बढ़ेंगे, और लेकिन थोड़ी देर बाद फिर 2 क्वेश्चन के बाद होता गया भाड़ में प्रोसीजर, अपन तो अपने तरीके से चलेंगे, अब तो सीख गए, तो बस वही देखने वाले। तो फटाफट जल्दी से ये नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं चालू करता हूं स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लो। चलिए तो आप लोग का ये स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि यहां तक स्टेशियोमेट्री क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे सर इसके क्वेश्चंस। मेनली तो मजा आने वाला है किस पे? क्वेश्चंस में, जिनको अपन कहते हैं स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्या कहते हैं? स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखेंगे कि एक के वजह से दूसरे की स्टेशियोमेट्री कैसे निकालेंगे, क्या कैलकुलेशंस होता है। और मैंने आपको बोला 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अभी अपनी बात हुई थी शायद पीछे वाले पे, अगर आपको याद हो तो देखिए। एक हो सकता है मास मास का रिलेशनशिप मिले, या मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप मिले, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशनशिप मिले। तो ये चीजें अपन को देखने को अब मिलने वाली है। तो आ जाइए जरा फटाक से, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। फाइंड द मास ऑफ CO2 gas produced when 8 gram of methane is combusted in the presence of excess air। बात समझिएगा थोड़ा। कह रहा है कि कितनी मास ऑफ CO2 निकलेगी, कितनी मास ऑफ CO2 निकलेगी, इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी, कब? जब 8 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाया जाएगा। किसमें जलाया जाएगा? ऑक्सीजन में। किसमें? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन उसने दी है भरपूर, एक्सेस ऑफ एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है ना, क्योंकि सर कंबशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं? आग वहीं लगेगी जहां पर क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन। चलिए तो ठीक है सर, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप तो कैसे ना कैसे देखेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि कैसे कैसे आपको फॉलो अप करना है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आपने बताया तो था, तो एक बार और बता दीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं तो बताने ही वाला हूं। मैंने पहले कहा था कि जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी रिएक्शन बनाओ। क्या बनाओ? रिएक्शन। उससे पहले ये देख लो ये किस रिलेशन पे बेस्ड है, क्या मास मास रिलेशन पे, क्या मास वॉल्यूम रिलेशन पे, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन पे। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 8 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाया है, 8 ग्राम मतलब मास दे दिया है, जिसको जलाया है गिवन मास जो है वो भी मास में ही है, और पूछा क्या है? मास ऑफ CO2, मतलब मांगा भी क्या है? मास मांगा है। तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन है मास मास रिलेशन। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? कितना इजीली अपन को डिस्टिंग्विश हो गया कि मास मास रिलेशन है। कहीं पर वॉल्यूम की बात कर देता तो मास वॉल्यूम हो जाता, अगर दोनों वॉल्यूम की बात कर देता तो वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाता। कितना इजी था। ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर, जो आप लोग घबरा जाते हो स्टेशियोमेट्री और मास अरे वॉल्यूम, कुछ नहीं है। आओ फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या बोला है? मीथेन का कंबशन कराया है। किसका कराया है सर? मीथेन का। मीथेन बोले तो CH4, यही होता है ना अपना मीथेन, CH4। अब सर इसकी रिएक्शन किससे करवाई होगी? ऑक्सीजन से, तभी तो अपना क्या बनेगा? CO2 वगैरह, क्योंकि तभी तो ये जल पाएगा। और एक बात हमेशा लिख लो, अपने सर पे लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो, जहां लिखना चाहे वहां लिख लो। ठीक है, क्या लिखना है अब वो सुन लो, ये नहीं कि लिख लो बस, क्या लिखना है वो तो सुन लो। कभी भी कोई भी कार्बन प्रोडक्ट हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब भी उसका कंबशन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, 2 ही चीजें बनती है सर, एक बनती है CO2 और एक बनती है आपकी H2। क्या बनती है? एक आपकी CO2 और H2। हमेशा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
हमेशा आपको क्या बनेगी, CO2 और H2O, अगर कंप्लीट कंबशन है तो। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फिर यहां पर या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा या तो फिर कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन। लेकिन अपन अभी मान के चल रहे हैं कंप्लीट कंबशन है, और कंप्लीट कंबशन के तहत आप क्या बोलेंगे, कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग भी डे बाय डे बनाते ही जा रहे हो CO2, कभी छोड़ थोड़ी रहा, तो बस यही बना दी मैंने आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं यार, ये थोड़ा सा आगे चला गया, मेरे को इसको पीछे लाना है, तो एक और बार लिख रहा हूं मैं रिएक्शन को, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा बस, अलग नहीं लिखूंगा भाई, वही लिखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलिए, तो ये हो गई पहली स्टेप। क्या हो गई अपनी पहली स्टेप की, आपको पहले रिएक्शन लिखनी थी। हमने कहा ठीक है, लिख लिया। अब क्या करें सर, तो मैंने कहा अब रिएक्शन लिख लिया, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ये थी हमारी सेकंड स्टेप, बैलेंस करो जल्दी। कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या लगाऊं, जल्दी बोलो सर। 2 लगाओ ना, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, सिर्फ 2 है, तो सर इधर भी 2 लगाओ ना। मैंने कहा लगा देते हैं ना, ये लीजिए। अब चेक कर लीजिए, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 2 + 2 4। क्लियर हुई, ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है सर। क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। हमने कहा ठीक है, अब आगे समझो। अब इसको मोल्स के फॉर्म में लिख लो। किसके फॉर्म में लिख लो, मोल्स के फॉर्म में। अरे सर ये क्या है मोल्स के फॉर्म, मैंने बताया था ना भाई पिछली क्लास में, याद करो। CH4 के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बेटा, 1। तो यहां पर मीथेन के कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल, सबको मोल के फॉर्म में लिख लो। यहां पर ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है, 2 मोल, क्योंकि उसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने प्रेजेंट है, 1, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहां पर वाटर के कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 2 मोल, मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। मतलब इतना याद रखो बस, उसके आगे जो भी नंबर्स हैं उतने ही मोल्स वहां पर रिएक्शन में होंगे। और ये जो लिखे ना मैंने आगे 1 2, यहां पे 1 यहां पे 2, इन्हीं को कहा जाता है स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या कहा जाता है सर, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो अपन मेन इस रिएक्शन में यूज करने वाले। तो इतनी बात समझ में आई। 1 मोल ऑफ मीथेन था, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन था। जब 1 मोल ऑफ मीथेन को 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाया तो 1 मोल ऑफ CO2 बना और 2 मोल ऑफ वाटर बना। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ठीक है। अब सर आगे क्या करेंगे बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, आगे बताते हैं क्या करना पड़ेगा अब अपन को। बहुत इजी सा काम है, देखो क्या करने वाले। अब आप निकालो मोल रेशियो। क्या निकालो सर, मोल रेशियो। सर ये क्या बोल रहे हो, मोल रेशियो क्या होता है। हाँ मतलब मोल्स का तो रेशियो लोगे, लेकिन सर किसका लोगे मोल रेशियो। यहां तो कितने सारे मोल्स हैं हमारे पास, और अलग अलग प्रकार के मोल्स हैं, है ना। एक मीथेन का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, वाटर का है, किस किस के। मैंने कहा भाई लेंगे उसका जिसका काम का होगा, है ना। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाला स्लोगन अपन यूज करने वाले हैं। क्या स्लोगन यूज कर रहे हैं, जिसका हमें काम है और जिसको हमें निकालना है हम सिर्फ उसको लेंगे, बाकी सरे जाए सब तेल लेने। आ जाइए, आपको भैया क्या लेना है, निकालना है CO2। किससे निकालना है, मीथेन से। मिल गया, समझ में आया। निकालना किसको है, CO2 को, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। और किससे निकलेगा, मीथेन से, तो मीथेन को लेना पड़ेगा। मतलब आपको 2 लोगों के मोल्स रेशियो निकालने, एक तो मीथेन का और एक CO2 का। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन किस किस का निकालने वाले हैं, एक तो हो गया अपना मीथेन का मोल रेशियो लेना है। किसके साथ लेना है, जल्दी बताओ, CO2 के साथ। CO2 के साथ क्यों लेना है, क्योंकि सर इसको निकालना है और ये अपन को दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ जरा मीथेन के कितने मोल हैं। सर यहां पर मीथेन के 1 मोल आए। मैंने कहा ओके, मीथेन के कितने मोल आए, 1 मोल, ठीक है। CO2 के कितने मोल आए, 1 मोल। मतलब दोनों का रेशियो कितना है सर, 1:1। कितना रेशियो है, 1:1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन का जब कंबशन होता है तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होती है सर, 1 मोल। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। 1 मोल ऑफ मीथेन का जब कंबशन करता हूं तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होती है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है। इसका ये लाइन है। अगर यहां 2 होता तो 1 मोल ऑफ मीथेन के कंबशन करने पे कितनी CO2 प्रोड्यूस होती, 2 मोल। अगर 3 होता तो 3 मोल, 4 होता तो 4 मोल। बस यही लाइन को मैं यूज करूंगा। क्या है, एक और बात सुनो,
सर मीथेन और CO2 का क्यों लिया रेशियो? रीजन, मीथेन मेरे को दिया है, CO2 मेरे को निकालना है। जो दिया है जिसकी मदद से निकालूंगा वो तो लेना ही पड़ेगा, और जिसको निकालना है उसको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो उसी का लाना है ना सर। तो इसलिए मीथेन और CO2 का रेशियो लिया, वो कितना था? 1:1। मतलब जब भी मैं 1 मोल ऑफ मीथेन का क्या करवाऊंगा? कंबशन। क्या करवाऊंगा? कंबशन। तो ये प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल ऑफ CO2। क्या प्रोड्यूस करेगा सर? 1 मोल ऑफ CO2। मैंने कहा ठीक है। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर। ये लाइन को लगा डाला तो क्वेश्चन झिंगा लाला, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 1 मोल ऑफ मीथेन कंबशन करके क्या प्रोड्यूस करता है? 1 मोल ऑफ CO2। चलिए तो आगे आ जाइए। अब सर 1 मोल का मतलब क्या? सर 1 मोल का मतलब 1 मोल। मैंने कहा उसको मास वास में ले जा सकते हैं क्या? हाँ सर ले जा सकते हैं। आपने पढ़ाया था कि 1 मोल ऑफ मीथेन का मास उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मैंने कहा कितना था ग्राम मॉलिक्यूलर मास? कहता है सर वो तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा याद आ जाएगा, देखो जरा। CH4 था, कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1 into 4 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। हो गया क्या नहीं हो गया? मतलब जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करवाते हैं तो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। तो CO2 का भी बताइए 1 मोल का वजन कितना होगा? तो भैया वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर CO2 का भी बता दो एक बार, वैसे तो हमें थोड़ा थोड़ा याद है। हमने कहा ठीक है एक और बार देख लो। कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16 into 2 32 इक्वल्स टू हो गया 44 ग्राम। मतलब जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन होता है तो वो कितनी CO2 प्रोड्यूस करता है? 44 ग्राम CO2। इस लाइन में कोई दिक्कत? अगर ये लाइन बनी तो फिर ये बनी, और ये बनी तो ये बनी। बनी। अब हमें 16 ग्राम ऑफ मीथेन में तो निकालना नहीं है, हमें कितने में निकालना है सर? चेक करो, 8 ग्राम ऑफ मीथेन में निकालना है। कितने में निकालना है? 8 ग्राम। तो पहले वो यूनिटरी लगाओ। क्या लगाओ? यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम में कितना होगा? तो ये 16 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 44/16 ग्राम ऑफ CO2। ये हो गया। और आपको कितने में निकालना था? 8 ग्राम ऑफ मीथेन में। तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू 44/16 इंटू कितना हो जाएगा? 8 ग्राम ऑफ CO2। यही होगा। अब कैंसिल करिए, 8 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 22। मतलब फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है वो कितना आ गया बताइए जल्दी? 22 ग्राम ऑफ CO2। कितनी प्रोड्यूस होने वाली है सर? 22 ग्राम ऑफ CO2। और कॉमन सेंस भी है, इस लाइन को पकड़ो, ये लाइन को देखो। 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना बना रहा था? 44 ग्राम ऑफ CO2। अब 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है। तो इसका भी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 बनाता है 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 16 का आधा मतलब 8 ग्राम ऑफ मीथेन कितना बनाएगा? इसका भी आधा कितना हो जाता है? 22 ग्राम ऑफ CO2। और वही फाइनल आंसर आया। तो चाहे यूनिटरी से चले आओ, चाहे ऐसा कॉमन सेंस लगा लो तो भी। लेकिन सर क्या होता है, अभी तो आधा दिख रहा था, हर केस में आधा नहीं होगा, कुछ केसेस में डेसिमल में भी जा सकता है। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल। इसीलिए यूनिटरी मेथड लगाना कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? कितना इजी क्वेश्चन था, बस कॉमन सेंस लगाना था। स्टेप वाइज चलेंगे। पहला क्या लेके आए? रिएक्शन। फिर रिएक्शन को बैलेंस। फिर क्या किया? मोल रेशियो। मोल रेशियो में क्या चेक करा हमने? किसका निकालना है, किसकी मदद से निकालना है, दोनों का रेशियो ले लिया। जैसे रेशियो लिया क्या आया? 1:1। मतलब 1 ग्राम ऑफ मीथेन कितने ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है? सॉरी, 1 मोल ऑफ मीथेन कितने मोल ऑफ CO2 बना रहा है? 1 मोल। तो यही लाइन लिख दी। फिर हम जानते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन को कन्वर्ट किया मास में, कितना जाएगा? 16 ग्राम। यहां पे भी 1 मोल ऑफ CO2 को कन्वर्ट किया 44 ग्राम। मतलब 16 ग्राम बनाता है 44। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? 44/16। और हमें पूछा था 8 ग्राम है, तो 44/16 इंटू 8। सॉल्व किया, कितना आ गया? 22 ग्राम ऑफ CO2। कितना ईजी है? और तुम लोग लगे रहते हो भाई स्टेशियोमेट्री पढ़ना ही नहीं है, जैसे स्टेशियोमेट्री दिखा उसको काट देते हो। काटने में बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को, कि नहीं? ठीक है, तो ज्यादा मत काटा करो भाई। ठीक है, कभी कभी काटना बुरा भी होता है। बहुत इजी था, चलने दे रहा था, बढ़िया अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आते हैं बढ़िया सा एक और क्वेश्चन देखने, आपका फेवरेट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया, मजा आया, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा फटाक से, बहुत तेजी में, बढ़िया क्वेश्चन है, ये लीजिए। क्या आ गया, पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस व्हेन 32 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब CH4 कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही है ना, वहां पे भी शायद मीथेन को ही जला रहे थे और शायद वहां पर कितना लिया था, 8 ग्राम मीथेन था, यहां पर 32 ग्राम मीथेन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तब अपन से क्या पूछा था, CO2 का मास। अब क्या पूछा है, CO2 और वाटर वेपर दोनों का, वाटर का भी पूछा और दोनों का क्या पूछा है सर, वॉल्यूम। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, ओके, मतलब दिया क्या है, मास, और पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो ये इस बार कौन सा क्वेश्चन हो गया सर, सेकंड रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। कौन सा हो गया सर, मास वॉल्यूम रिलेशन। बात समझ पा रहे हैं, पहले वाला क्या था, मास मास रिलेशन, ये क्या हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं सर, कर देंगे, डरते थोड़ी हैं। मैंने कहा यार ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, वही जैसा करते थे अपन, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। पहले तो अपन वो लिखेंगे क्या, रिएक्शन, और रिएक्शन भी वही होने वाली है, CH4 की रिएक्शन किससे, O2 से। मैंने कहा था हमेशा दो ही चीजें बनेंगी, क्या बनेंगी, CO2 प्लस H2O बनेंगी। फिर उसके बाद मैंने कहा था फटाफट इनको बैलेंस कर लेना, वही यहां पर कार्बन कितने हैं, एक, यहां भी कार्बन कितने हैं, एक, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहां पर कितने हैं, 2, तो यहां पर 2 लगा दीजिए, और जैसे यहां 2 लगाएंगे तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, 2। हो गई बैलेंस के नहीं हो गई, कितना मजेदार था। अब इसमें क्या है, पहली स्टेप तो याद रखो, रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है और बैलेंस करना ही करना है। बैलेंस नहीं करोगे दिक्कत में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब ये कितनी है, 1 मोल, ये कितना है बेटा, 2 मोल, ये कितना है बेटा, 1 मोल, और ये कितना है, 2 मोल। क्लियर है यहां तक बात की नहीं, बिल्कुल। चलिए अब एक चीज और, क्वेश्चन में एक चीज नहीं दी है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर्स निकालना है, और ये निकालना है किस पे बेटा, एट STP। बोला था ना मैंने, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नहीं तो अपन उसको फिर नहीं कर सकते। तो अपन को क्या है, एट STP, कर तो तब भी सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किस पे, STP है, वो मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि ये मान के चलिए वो STP पे क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। अब बात आती है सर फिर आप कौन सी स्टेप है, तो मैंने कहा था कौन सी स्टेप है आप जानते हो। अब आती है मोल रेशियो, किसकी आती है सर, मोल रेशियो। सर लेकिन मोल रेशियो किसका लेंगे, आपको दिया मीथेन है, आपने सिखाया था जो दिया जाता है, जो निकालना जाता है उसका, लेकिन इस बार तो 3 लोग हो गए। मैंने कहा कैसे 3, कहता सर जिससे निकालना है वो हो गया मीथेन, और 2 लोगों को निकालना है CO2 और H2O, कितने हो गए, 3। मैंने कहा सही बात है, काउंटिंग तो तुम्हें आती है, लेकिन अपन 2-2 का करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, 2-2 का। ठीक है सर, हम नहीं खेलेंगे, आप बार बार चेंज कर देते हो चीजें। मैंने कहा अरे यार कोई चेंज नहीं किया, समझो तो बात को, 2-2 का ही तो करेंगे, तब तो मजा आएगा। पहले किसके लिए ले लेते हैं, CO2 के लिए। अच्छा, निकालना किससे, मीथेन। मीथेन दोनों में कांस्टेंट रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि उसी से ही तो निकाल पा रहे हैं। तो मीथेन को लेना है, और किसको लेंगे अपन, CO2 को। तो आ जाइए, किस किस का रेशियो ले रहे हैं अपन, CH4 का रेशियो किसके साथ, किसके साथ ले रहे हो, CO2 के साथ। अब चेक करो, CH4 का मोल कितना है, 1 मोल। ओके सर, वेरी गुड सर, 1 मोल, और इसका भी कितना है सर, 1 मोल। कोई दिक्कत की बात नहीं रही, फिर दोनों का 1-1 मोल है क्या नहीं है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ सर, इस लाइन का बहुत इजी मतलब है, अभी तो आपने पढ़ाया था कि 1 मोल ऑफ मीथेन का जब आप कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा। कितना इजी था सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। मैंने कहा ओके, तो सर ये बता दीजिए 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा। सर बहुत इजी है, ये तो आपने अभी पढ़ाया हमको, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, 16 ग्राम ऑफ मीथेन होगा भैया। कितना होगा, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। फिर इसका कितना होगा सर, 44 ग्राम। अरे क्यों बोला भाई 44, सर इसका मास लिया तो इसका भी लेंगे ना। मैंने कहा मास निकालना है क्या, पता नहीं सर, देखो ना, मास निकालना है क्या निकालना है, सर वॉल्यूम निकालना है। हाँ सर वॉल्यूम निकालना है, फिर अब क्या करेंगे। मैंने कहा पढ़ा तो है, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन भी तो पढ़ा है। 1 मोल में कितनी गैस होती है सर, थोड़ा सा याद नहीं सा आ रहा है। मैंने कहा अरे अच्छे से याद करो भाई, जब 1 मोल में उसका मोलार मास हो सकता है, 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल हो सकते हैं, तो 1 मोल में क्या हो सकता है सर, 22.4 लीटर। मैंने कहा ये हुई ना बात
कितना हो सकता है? 22.4 लीटर ऑफ CO2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एक मोल अगर उसके मोलार मास के बराबर है तो एक मोल उसके वॉल्यूम के बराबर, मतलब कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। अच्छा सर, इसको क्यों नहीं लिया वॉल्यूम में? क्योंकि सर वॉल्यूम में नहीं दिया था ना, मास में दिया हुआ था मेरे को ये चीज, और ये काय में दिया हुआ है, निकालना काय में, सॉरी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा। हाँ सर बात तो सही है। तो मैंने कहा बस खत्म, मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जब आप जलाते हो तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होती है? 22.4 लीटर। लेकिन आपको 16 थोड़ी दिया, आपको तो 32 दिया है। सर अब तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं एक मेथड होता है मेरे पास जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। देखो अभी निकाल के बताता हूं आपको। मैंने कहा जल्दी बता। 22.4 डिवाइडेड बाय 16, ये क्या हो जाएगा? लीटर ऑफ CO2। लेकिन आपको कितने में निकालना था? चेक करो, 32 ग्राम में। तो 32 ग्राम ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू कितना हो जाएगा? 32। अब 16 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2, और इससे जैसे ही इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8, 44.8 लीटर of CO2 will be produced when 32 gram of methane is combusted in excess of air। समझ में आया कि अगर आपने 32 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाया एक्सेस ऑफ एयर में तो कितना लीटर वॉल्यूम मिलेगा आपको? 44.8 लीटर ऑफ CO2 मिलेगा। क्लियर है बात? अच्छा सर क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो ये ऑप्शन होता ही नहीं, ऑप्शन ए होता 1 वॉल्यूम, ऑप्शन बी होता 2 वॉल्यूम, ऑप्शन सी होता 3 वॉल्यूम, ऑप्शन 4 होता 4 वॉल्यूम, तब क्या करते हो? अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, हम तो लीटर में निकाल रहे हैं, आप वॉल्यूम में चलेगा। मैंने कहा भाई घबराते नहीं है, ये जो लिखा है ना 22.4 लीटर, इसको ये लोग 1 वॉल्यूम मान के चलते। कितना वॉल्यूम मान के चलते? 1 वॉल्यूम। तो ये कितना हुआ? सीधा डबल हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो गया? 2 वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में ये भी आंसर होता 2 वॉल्यूम ऑफ CO2, तो ये भी आंसर हो जाता। मतलब ये बात याद रखो, ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे यही होता है। ये आपका आया 44.8 लीटर, अब क्वेश्चन लीटर में आई नहीं, सॉरी आंसर लीटर में है ही नहीं, आंसर वॉल्यूम में। ले आधे लोग सर ऐसे कि हम लोग गलत करके तो नहीं आए, अरे तुम सही करके आए थे। बस इतना याद रखो, एक वॉल्यूम का मतलब वो लोग कितना मान के चलते हैं? 22.4 लीटर। मतलब वो ये बोलते हैं एक मोल ऑफ जो भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं? वो 1 वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब ये यहां डबल हुई है तो वो एक वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2 वॉल्यूम। बस, तो घबराने का नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन MCQs। मैं लाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब लेके आऊंगा और हर चीज देखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ सर, अभी तो वाटर वेपर्स के भी निकालने हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं जल्दी। चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आ जाए अपन वाटर का निकालने, वो भी जरूरी है। चलिए तो वाटर के लिए पूरा नहीं हटाएंगे यार, थोड़ा बहुत। चलो यहां पे भी इस बार किसका वाटर का निकालना है, तो यहां वाटर आ जाएगा, तो यह भी गायब है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आ जाओ बेटा फटाफट, जरा आप देखें तो किसमें है कितना दम। किसके लिए निकालना है बेटा? फॉर वाटर। क्लियर है? तो सर मैंने आपको पढ़ाया था जो चाहिए है और जो निकालना है उसका रेशियो लेते हैं, तो ये तो दिया है और निकालना क्या है सर? तो वाटर का रेशियो लेंगे। लेकिन सर दिक्कत यह है कि वाटर के कितने मोल दिए हैं? 2 मोल। तो इस बार रेशियो क्या मिल गया सर? 1:2। मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन को जब कंबशन कराओगे तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। मैंने कहा चलो अच्छी लाइन मिल गई, आ जाओ। क्या लाइन है बताओ जल्दी? 1 मोल ऑफ मीथेन, इसका क्या कराना है? बोलो 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 बोलो, कंबशन। तो क्या प्रोड्यूस होगा? 2 मोल ऑफ वाटर। यही बोला क्या नहीं बोला? हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मास में। तो 1 मोल ऑफ सॉरी 1 मोल ऑफ मीथेन कितना होता है भैया? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कितना होता है सर? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा 2 मोल ऑफ वाटर सर 32। नहीं भाई मना किया था ना, मास नहीं चाहिए अपन को। क्या नहीं चाहिए? मास।
किसमें आंसर चाहिए? वॉल्यूम में चाहिए। तो अपन जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ वाटर। होगा क्या नहीं होगा? बात समझना अच्छे से। 1 मोल ऑफ वाटर को कितना लगता? 22.4 लीटर होता। तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 2, मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना बनाता है भैया आपका? जल्दी करिए, इंटू 44.8 लीटर ऑफ H2O। बात समझ पा रहे हैं कि जब आपने 16 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबशन कराया तो कितना बन के आया वॉल्यूम सर? 44.8 लीटर ऑफ वाटर आपको मिल गया। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हमें 16 ग्राम पे बात करनी है? क्या हमें 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाना है? नहीं सर, हमें तो 32 को जलाना है। तो ले आइए, यूनिटरी मेथड पढ़ाया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा? 44.8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 16 लीटर ऑफ H2O। तो आपको कितने में निकालना है? 32 में। तो 32 ग्राम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? आ जाइए, 44.8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू कितना हो जाएगा? 32। 16 2 जा 32। अब करो इंटू, कितना आने वाला है? जल्दी बताओ इंटू करके। 2 8 जा 16, 1 ऊपर, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8, 89.6 लीटर ऑफ H2O की बात हो रही है बेटा। कितने की बात हो रही है? 89.6 लीटर प्रोड्यूस होगा जब आप कितने ग्राम ऑफ मीथेन को जलाने वाले हैं? 32 ग्राम ऑफ मीथेन को। बात समझ पा रहे हैं? अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम्स में मांग लेता, किस में मांग लेता? वॉल्यूम। तो मैंने आपको पढ़ाया, एक इसको कितना बोलते हैं अपन? 22.4 लीटर को क्या बोलते हैं? 1 वॉल्यूम। तो यहां से हो जाता 2 वॉल्यूम, तो यहां होता 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम में फिर से 2 का इंटू हो रहा है, तो फाइनली आंसर कितना होता है? विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4 वॉल्यूम ऑफ H2O। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर मांगे तो। अगर लीटर के टर्म्स में तो 89.6 लीटर ऑफ वाटर, विच इज इक्वल टू, अपन का एक तरीके से बोल सकते हैं 4 मोल ऑफ वाटर। कितना? 4 मोल ऑफ वाटर। और जब वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा तो कितना जाएगा? 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। बात क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा था। और ये अपन ने क्या देखा? मास वॉल्यूम का रिलेशन देखा। किसका देखा? मास वॉल्यूम। मतलब मास दिया था, वॉल्यूम मांग लिया था। इसके पहले क्या देखा था? मास दिया था, मास मांग लिया था। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि अभी अपन ने देख लिया मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। अब आखिरी रिलेशन जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, और मेरे को लगता है आप लोग के दिमाग में आ ही गया होगा, तो जरा मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कौन से रिलेशन की बात करने जा रहा हूं अब मैं, है ना? क्योंकि कई सारे रिलेशन हो चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता आपको वो रिलेशन याद होगा। तो जब मैंने आपको बोला कि मास मास रिलेशन पढ़ा चुका हूं, मास वॉल्यूम चल रहा है, तो तीसरा रिलेशन कौन सा होगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट बाहर जाके अंदर। ठीक, आ गया मैं। चलिए करें चालू। स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, फालतू बोलते हो टफ 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 टफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी क्वेश्चन रीड करेंगे। और आप लोग ने कमेंट सेक्शन में लिख ही लिया होगा कि तीसरा वाला कौन सा रिलेशन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। चलिए अभी बताता हूं। सर पढ़िए जरा क्वेश्चन को। 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस का 10 वॉल्यूम ले लिया और ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम ले लिया? 5 वॉल्यूम, और दोनों को रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, और जब रिएक्ट करवाया तो भैया वाटर बना होगा, H2 + O2। बोला भी उसने ये वाटर वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कितने वाटर वेपर्स बने होंगे वो निकाल के बता दो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, और वॉल्यूम में पूछा है, तो बात समझ पा रहे हो? दिया भी वॉल्यूम में, मांगा भी वॉल्यूम में। तो ये था भैया जो आप लोग ने शायद लिखा होगा वहां पर, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन की। सेम जाति वाले लोग हैं। ठीक है, कैसे हैं? सेम जाति वाले। वॉल्यूम वॉल्यूम एक समान, लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स, ऐसे ही वाले बात करने वाले हैं अपन आज। ठीक है, तो ठीक है,
कैसे सॉल्व होगा सर बताओ? मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूं मैं, बता तो दूंगा ही। चलिए, तो क्वेश्चन पहले फिर से वही, सबसे पहले क्या देखेंगे? रिएक्शन। तो सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो पानी बना रहा है। मैंने कहा बना रहा है सर, बैलेंस कर दें एक बार। मैंने कहा करना ही पड़ेगा, बिना बैलेंस के तो हो ही नहीं पाएगी। तो यहां भी हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सर बैलेंस ही तो। मैंने कहा नहीं, ऑक्सीजन तो देख लो, यहां ऑक्सीजन दो, यहां ऑक्सीजन एक है, तो यहां लगाओ क्या? 2। सर लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के आगे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दीजिए, हो गया खेल खत्म। चेक करिए सर, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, रिएक्शन बैलेंस्ड, टकाटक। ठीक है, जब बैलेंस हो गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्यों इतना रुकने की बात है। चलिए अब सर ठीक है, बैलेंस हो गई है, एक बार लिख लेते हैं इसके मोल्स के फॉर्म में, है ना? मोल्स के फॉर्म में लिखना जानते हैं ना सर। आगे कितना लगा है? 2 लगा है, तो 2 मोल हो जाएगा। इसके आगे कितना लगा है? 1 लगा है, कितना हो जाएगा सर जी? 1 मोल। इसके आगे कितना लगा है? 2 लगा है, कितना हो जाएगा सर? 2 मोल। क्लियर है यहां तक? तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कितना H2O बनता है सर? 2 मोल। कितना बनता है? 2 मोल। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर ये नहीं दिया है, कुछ और दिया उसने। मैंने कहा क्या दिया है? उसने बोला है, उसने क्या बोला है सर? क्या बोला है, क्या बोला है, अभी बता देते हैं। उसने बोला है हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम है? 10 वॉल्यूम। और ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम में? पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है 5 वॉल्यूम। तो उसने पूछा है कि वाटर कितना होगा, कितना होगा? कोई बता सकता है? मैं बताएगा, लेकिन पहले बात को समझो, यहां पर बहुत समझने वाली बात है। सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक गिवन डाटा होता था और एक मांग लेता था। इस बार गिवन डाटा कितने हैं? 2। तो सर क्या दिक्कत की बात है? गिवन डाटा ज्यादा है और मजा आएगा, ज्यादा चीजें दे दी। मैंने कहा नहीं सर, जब आप कोई और क्वेश्चंस करते हो उसमें आप चाहते हो सारा गिवन दे दो तो हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब ये वाले क्वेश्चंस की बात होती है तो आप कहते हो कम से कम देना, क्योंकि अभी इसके बाद का एक टॉपिक आना है, उसमें जितना ज्यादा गिवन होगा ना उतनी दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं आएगी लेकिन उतनी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाता है। मतलब अब अपन उस वाले डाटा को यूज करने वाले हैं, कोई ऐसा डाटा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होगा जिसी को लेके सॉल्व कर पाएंगे। अब वो कैसा होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, आज नहीं रिवील करूंगा, अगले में। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन आज समझो। लेकिन अब तो आ गए सर 2, अभी तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा इस क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छी है। क्या सर? बताओ। मैंने कहा बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ बस, इधर आ जाओ। सर ये बोल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन लगते हैं और 1 मोल क्या लगता है? ऑक्सीजन। तभी क्या बनता है? 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। पक्की बात है? मतलब हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2। ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1। ये 2 पूरे 1 से अच्छे से रिएक्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं? इस रिएक्शन ने तो यही बोला है कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है तो बढ़िया तरीके से मिलके 2 मोल ऑफ पानी बना देंगे। कोई दिक्कत? पक्की बात। अगर हाइड्रोजन 2 थे तो ऑक्सीजन कितना था? 1। अगर हाइड्रोजन 4 मोल हो जाए, कितने हो जाए? 4, तो ऑक्सीजन को कितना होना पड़ेगा? 2। कितना होना पड़ेगा? 2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अभी बोला सर दोनों का रेशियो देखो क्या है, यही है क्या? नहीं, 2:1। मतलब हाइड्रोजन डबल होना चाहिए और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? सिंगल। अब मैंने आपको बोला अभी आप ऐसा काम करो, हाइड्रोजन को कितने ले लो? 4, और ऑक्सीजन को कितने ले लो? 2। सर अभी भी डबल ही है क्या नहीं? क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं? मान लो इसको फिर से बढ़ा देता हूं, इसको 6 ले लो, किसको? हाइड्रोजन को, और इसको कितने ले लो? 3। अभी भी सर सही है। क्यों? रेशियो अभी भी 2:1 है। और इनने क्या दिया हुआ है देखो जरा, 10 हाइड्रोजन दे दिए हैं और 5 ऑक्सीजन दे दिए। सर अभी भी ठीक है, क्योंकि अगर इसको भी मैं कैंसिल करूंगा तो वही आएगा 2:1। मतलब उसने ऐसी वैल्यू दी है कि दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ना हाइड्रोजन बचेगा ना ऑक्सीजन। यहां से 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन आ रहा है, यहां से 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन आ रहा है, थोड़ी देर में पास आए खत्म। क्या बन गया? वाटर। कितना बना? वही तो निकालना है। लेकिन पॉइंट समझो, मेरा कहने का मतलब बस ये है, ना तो ये बचेगा ना तो ये बचेगा, क्योंकि जितना ऑक्सीजन लगना था उतना दिया है, और जितने ऑक्सीजन में जितना हाइड्रोजन लगना था वो भी दे दिया है। क्योंकि उसने बोला था अगर 2 मोल हाइड्रोजन लोगे तो 1 मोल ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा। तो उसने भी कहा ठीक है, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन दे दिए तो 5 वॉल्यूम क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया।
मतलब दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिएक्ट। मैंने आपको एक चीज बोली थी, इसमें एक बात अच्छी है, वही बात अच्छी है कि कोई बचेगा नहीं। अगर कोई बच जाता तो फिर दिक्कत आ जाती। पॉइंट समझ रहे हैं? मान लो अगर ये दे देता 10 वॉल्यूम, कितना दे देता? 10 वॉल्यूम, और ये भी दे देता 10 वॉल्यूम। ऑक्सीजन भी अगर 10 वॉल्यूम आ जाता तो सर 5 वॉल्यूम तो 10 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर जाता, लेकिन फिर भी 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बच जाता। क्या करते? घर थोड़ी ले जाता मैं, फेंकना पड़ता। ये जब फेंकने की बात आएगी, जब बचने की बात आएगी, जब जल्दी खत्म हो जाने की बात आएगी, तब मेरा अगला टॉपिक आएगा। जब तक पूरा खत्म हो रहा है मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास क्वेश्चन को चलने दो, काम खत्म। अभी पूरा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होता तो दिक्कत आ जाती है। समझ रहे हैं? बात क्लियर है? तो चलो सर, ठीक है सर, फिर भी आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर अब आप ये बताओ, आपने अभी हमें पढ़ाया कि एक दिया होता है, एक निकालना होता है। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो। तो कहता सर इस बार तो 2 दे दिए हैं और निकालना एक है, आप कितने लोगे? 3 लोगे? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करोगे? किसको लोगे? मैंने कहा किसी को भी ले लो, किसी एक से भी आप निकालोगे, आपका आंसर सही आएगा। अगर गलत आए तो फिर बात वाली बात है अपनी, क्योंकि दोनों कंप्लीटली कंबाइन होके खत्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है? गायब। ठीक है, तो कोई भी ले लो। हाँ, अगर कोई एक बच रहा होता तब कैसे लेते, किसको लेते, क्यों लेते, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा अगले वीडियो में। अभी पहले आ जाओ, मैं सोचा हूं हाइड्रोजन से कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से कर ले, चलो आ जाओ। तो पहले बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? हाइड्रोजन। तो रेशियो बनाओ, मोल रेशियो। किस किस का मोल रेशियो आएगा? हाइड्रोजन और वाटर का। तो हाइड्रोजन इज टू वाटर। चलो कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है जल्दी बताओ? 2 मोल सर, 2 मोल। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो अब मेरे से फटाफट सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, तो मुझसे पहले निकाल के आंसर भेज दो जरा। हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 2 मोल। अब आई वाटर की बारी। किसकी बारी? अब आई किसकी बारी? वाटर की बारी। वाटर कितना दिया? 2 मोल। मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगते हैं कितने वाटर बनाने में? 2 मोल ऑफ वाटर बनाने में। कितने वाटर बनाने में? 2 मोल वाटर। मतलब यहां देखना सर एक चीज, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगते हैं कितने बनाने में? 2 मोल ऑफ वाटर बनाने में। अच्छा एक बात बताओ, दोनों 2-2 हैं, अगर 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ वाटर नहीं बनाएगा। तो इसी लाइन को थोड़ा चेंज करके ऐसा लिख दूं तो कोई गलती की बात तो नहीं है? सर क्यों गलती होगी सर? इतनी सिंपल सी बात तो बोल रहे हो आप कि अगर 2 मिलके 2 बना रहे हैं तो 1 मिलके 1 ही तो बनाएगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, कि मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जितने भी ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा कितना वाटर बनाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर बनाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, वेरी गुड सर। हमने कहा ठीक है। अब अगर 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन है जो 1 मोल ऑफ वाटर बना रहा है, अगर मैं मोल को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दूं तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर बनाएगा? 1 वॉल्यूम। बात समझ पा रहे हो क्या करने जा रहा हूं मैं अब 22.4 लीटर में क्यों नहीं गया? क्योंकि सर क्वेश्चन वॉल्यूम में दिया था, मांगा भी वॉल्यूम में। तो मैंने क्या करा, यहां 1 मोल ऑफ वाटर था, सॉरी हाइड्रोजन था, तो मैंने यहां क्या लिख लिया? 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या था? 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये भी क्या हो गया? 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आपको दिया कितना है? मतलब हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम कितना वाटर बनाता है? 1 वॉल्यूम। तो अगर मैं हाइड्रोजन का 5 वॉल्यूम दे दूं तो कितने वॉल्यूम वाटर बनेंगे? सर 5 वॉल्यूम। अगर मैं हाइड्रोजन का कितना दे दूं? 10 वॉल्यूम, तो कितना वाटर बनेगा? 10 वॉल्यूम। मतलब अगर 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका कितना वाटर तैयार होने वाला है? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये LOV नहीं लिखा है, ठीक है, ये 10 वॉल्यूम लिखा है, ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचो LOV लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है? 10 वॉल्यूम ऑफ, इसको ठीक है थोड़ा ध्यान से, ये 10 है, ठीक है। क्या है? 10 वॉल्यूम ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है वो कितना वॉल्यूम तैयार करेगी वाटर का? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यही चीज आपको याद रखनी है और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप ऑक्सीजन के पॉइंट से भी निकालते तो भी निकल जाता। कैसे निकलता? सर ऑक्सीजन का 1 मोल होता, वाटर का 2 मोल होता, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर बनाता। तो 1 मोल अगर 5 है तो 5 से इंटू करते 2, 5 2 कितना आ जाता? 10, तो 10 वॉल्यूम ही आंसर होता। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे।
आपका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पूरी रिएक्शन में पूरे तरीके से कंबाइन होके खत्म हो गए, गायब। क्या हो गए थे? गायब हो गए थे। अगर कोई भी बच जाता, कोई भी रिमेनिंग रह जाता, तो उसकी खैर नहीं थी। फिर अपन का क्वेश्चन थोड़ा सा हिल जाता। फिर कैसे सॉल्व होता वो अगली क्लास में। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने आज आपको यह दिखाया स्टेशियोमेट्रिक के अंदर स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे कैसे। पहली स्टेप रिएक्शन, दूसरी स्टेप बैलेंस, तीसरी स्टेप मोल रेशियो, चौथी स्टेप बस उसको या तो मास में वॉल्यूम में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, लल्लू ही तो है। यही तो बोला था, लल्लू लल्लू गुल्लू जो आप बोलना चाहो वही है ये। और क्या है इसमें टफ? क्या लगा आपको? बताओ ना मेरे को। मेरे को तो नहीं लगा इसमें कुछ भी टफ। सड़ी सी रिएक्शन, सारी चीजें थी। इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, आप टेंशन मत लो कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन भरपूर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं। लेकिन आपको ये बेसिक क्वेश्चंस जो आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, कैसे इन चीजों को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये लीजिए, आपका आज हो गया स्टेशियोमेट्रिक और स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन खत्म, गायब। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई यहां तक? ना आएगी, ना आज, ना कभी, ना कल। और अगर आती है तो बताइए, काय में बताइए, कमेंट्स में बताइए। वैसे ऑलमोस्ट पूरा मैंने आपको आज समझाया स्टेशियोमेट्री क्या होती है, स्टेशियोमेट्री लाए क्यों, स्टेशियोमेट्री किसके बाद आई, स्टेशियोमेट्री के कैलकुलेशंस, स्टेशियोमेट्री के कैलकुलेशन कितने टाइप के, और स्टेशियोमेट्री के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पूरा वीडियो के अंदर है। इसीलिए मैंने आपको बोला हमेशा बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप चाहे तो ये सारे लेक्चर्स आप YouTube पे तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप चले जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, वहां पे भी सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, या आप मोबाइल फोन के ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे ये मैग्नेट ब्रेन्स के टॉपर्स, और यहां तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे टॉप कोर्सेस जो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। 2 चैनल्स हैं हमारे पास, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में क्या क्या है? सीबीएसई जो कि अपन पढ़ रहे हैं शायद, फिर स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड्स। हिंदी मीडियम में भी हमारे पास है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं अपनी केमिस्ट्री में, कोई दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन आपका बस यही काम है कि डिक्टू सारी चीजें 1 to लास्ट तक पूरा देखते चलें, नोट्स बनाते चलें, डाउट्स हो तो भेजते चलें, कोई भी दिक्कत आए तो भेजते चलें। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो बताते चलिए, बताएंगे नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? और मेरा जो स्लोगन था मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, क्या क्या करना है अपन को? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी और फोकस। ये 3 चीज कर लिया ना, आपको 11वीं में दिक्कत आनी है, ना 12वीं में, ना जेई में, ना नीट में। और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपको लास्ट में एनसीईआरटी के पूरे सॉल्व एग्जांपल्स करवाऊंगा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और भी अदर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं, तो बहुत कुछ लेके बैठा हूं। क्या आप लोग तैयार है करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको लेक्चर्स अब रेगुलर प्रोवाइड हो रहे हैं। इसलिए आपकी केमिस्ट्री होने वाली है 1 नंबर, तो उस 1 नंबर के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा 1 नंबर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत फाड़ू से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।